हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 29 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं वो इस पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि 29 फरवरी को ऐसे ही 12th बायोलॉजी का पेपर आएगा। तो अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हम बायोलॉजी में 70 में 70 लेकर आए, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ये पेपर मैं पूरे साल में एक बार देता हूं और इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा। देखिए, जो आपका पेपर है, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में ये टॉपिक आपके इस पेपर में, इसका सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में ये टॉपिक है, इसको भी मैं बताऊंगा, फिर ये टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, यानी कि पेपर को सॉल्यूशन के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन सा आपका ये पेपर है और किस प्रकार से आपका पेपर आएगा इस बार। देखिए, यहां पे पेपर रहेगा, जीव विज्ञान लिखा रहेगा 2024, पेपर कोड साइड में रहेगा। जैसे आपने हिंदी का दिया वहां पे पेपर कोड था, वैसे यहां पर भी रहेगा। यहां पे अपना रोल नंबर, नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पेपर को। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट के क्लासेस मैं आपको दूं, सारी क्लासेस आपको टाइम से मिले। देखिए, सबसे पहले आपके पास समय तो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, फिक्स है। पूर्णांक आपका 70 का रहेगा, क्योंकि ये बायोलॉजी है, 70 नंबर का ही आपका पेपर होता है। 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकली दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ निर्देश है, वही निर्देश की स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। जहां आपको फिगर बनाना हो भैया फिगर भी बनाइए, ये बायोलॉजी है, इसमें चित्र आएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो भी उसके सामने दिया गया है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के, टोटल आपको 4 नंबर मिलेगा भैया। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वाला क्वेश्चन देखो, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था। एक नंबर का रहेगा, मतलब जो मिलर का प्रयोग हुआ, जैव विकास चैप्टर में आप पढ़े होंगे मिलर का प्रयोग, तो मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन का रेशियो क्या था, ठीक है। फर्स्ट है 2:1:2, सेकंड है 1:2:2, थर्ड है 2:2:1 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा भैया। मिलर के प्रयोग में जो हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन का जो रेशियो था वो 2:1:2 था। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। खा देखो, जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है पहले ही कमेंट कर देना, ठीक है। सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है, इसमें से कौन सा कीट है जो सामाजिक एवं बहुरूपी है, ठीक है। फर्स्ट है घरेलू मक्खी, सेकंड है मधुमक्खी, थर्ड है मच्छर, फोर्थ है काकरोच। भैया, मधुमक्खी जो है ये सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है, क्योंकि हमारे बीच भी मधुमक्खियां पाई जाती हैं, आपको पता होगा, ठीक है, देखा होगा आपने। अग्गा वाला क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है, मतलब जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए सबसे अच्छा संवाहक कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट है SB40, सेकंड है PBr327, थर्ड है PVC, थर्ड है PBr322। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। मतलब जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए जो उपयुक्त संवाहक है वो PBr322 यानी कि PBr322 होता है। घा वाला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का नहीं पूछा जा रहा है, हमारे यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है बताइए? सारस, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सारस। सारस जो है हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो ये आपका 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे 4 नंबर के भैया, ठीक है। इसके बाद में पेपर में आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर निश्चित उत्तरीय प्रश्न क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जब आप 2023 बायोलॉजी का पेपर उठाकर देखेंगे तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न उसमें होता है। निश्चित उत्तरीय का मतलब जो डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेशन टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोल सकते हैं, छोटे वाले, ठीक। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दूसरे का ध्यान से समझना, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? मतलब वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? एक लाइन में आपको आंसर इसका देना है, 1 नंबर मिलेगा। देखो, इसको दिया था सटन व वोवेरी ने। मैंने आंसर लिख रखा है, का सही आंसर होगा सटन व वोवेरी, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। दूसरा देखो, खा, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? हमारे चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 या 5 का, ठीक है। वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। देखिए, जीन क्या है, या फिर वंशागति का आणविक आधार इस चैप्टर में भी आता है। तो जीन एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब एक जीव के
किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो जीन होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं इनका जीन्स ही ऐसा है, इतने पतले हैं, ठीक है, पूरी फैमिली ऐसी है। तो इसका मतलब जीन मतलब एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाला जो कारक होता है वो जीन होता है। यह आनुवंशिक पदार्थ की एक प्राकार्यात्मक इकाई है। जीन जो है यह आनुवंशिक पदार्थ की इकाई होती है। जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जो जीन है वो क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर कोई रोगी ना हो डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम का, तो हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ी, ठीक है। गा वाला क्वेश्चन देखो, विलुप्त प्रजातियां क्या है? 1 नंबर विलुप्त, नाम से स्पष्ट है, विलुप्त जिसका अस्तित्व ही ना हो, जो गायब हो चुका हो। देखो, विलुप्त प्रजातियां जीव जंतुओं की वो प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां होती हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, वो विलुप्त प्रजातियां होंगी। विलुप्त का मतलब जो गायब हो चुकी हो, ठीक है। तो जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, वो विलुप्त प्रजातियां कहलाएंगी। उदाहरण देखो, मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो, ये विलुप्त हो चुका है, ठीक है। इसका जो अस्तित्व है वर्तमान में नहीं है। धीरे धीरे देखिए हमारे यहाँ चील और भी बहुत सारे जीव दिखते थे, अब धीरे धीरे वो गायब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही विलुप्त प्रजातियां हैं, ठीक है। जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, घ वाला, वाहित मल प्रदूषण क्या है? देखिए आपको छोटा सा लिखना है, वैसे मैं बड़ा बताऊंगा। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है, वाहित मल प्रदूषण। देखो आपको इतना ही लिख देना, अगर 1 नंबर में आता है तो यहां से स्टार्ट करो, यहां तक लिख दो, बहुत है। लेकिन अगर 2 नंबर में आता है तो इतना बड़ा लिखना है जो मैं बताऊंगा। मैं दोनों को बता देता हूं। देखो वाहित मल क्या होता है, सिंपल सा है। प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। मतलब अगर आप सिटीज में रहते हैं, नगर में रहते हैं, तो वहां पे व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जो वेस्ट वाटर्स होते हैं, ठीक है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। यानी कि इस व्यर्थ जल जो वहां पे होते हैं शहरों में, उसका जो प्रमुख घटक है जिसमें वो ज्यादातर पाया जाता है, वो मनुष्य का मलमूत्र है, टॉयलेट, ठीक है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं, या इंग्लिश में सीवेज आपने सुना होगा, ठीक है। मतलब जो शहरों में जो बहुत बड़ी मात्रा में व्यर्थ जल होता है, ठीक है, जिसका मुख्य स्रोत मतलब जिसका मुख्य घटक मनुष्य का मलमूत्र है, उसी को ही हम वाहित मल कहते हैं शहरों में, नगरों में, ठीक है। अब देखिए इतना आप लिख दीजिएगा 1 नंबर में। अगर थोड़ा और 2 नंबर में आता है तो वाहित मल हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। सबसे पहले, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। मतलब वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बहुत बड़ी मात्रा और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे लिए रोग जनकीय होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वाहित मल बहुत खतरनाक है। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं, क्योंकि वाहित मल में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए रोग जनकीय हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें है लास्ट में, आणविक कैंचियां क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। 1 नंबर, आणविक कैंची क्या है बताइए। देखो आणविक कैंचियां, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंचियां कहते हैं। मतलब जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसी को ही हम आणविक कैंची बोलते हैं। यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। इसको आणविक कैंची क्यों बोलते हैं? कैंची का काम क्या है? काटना। तो ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटता है, इसीलिए इसको आणविक कैंची बोलते हैं, क्योंकि डीएनए जो है एक जैव अणु है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डीएनए को काटता है भैया, तो यह आणविक कैंची होगा, ठीक है। बस हो गया, 1-1 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 क्वेश्चन थे। देखिए काखा गागा अंगा करके 5 क्वेश्चन थे, 1-1 नंबर के। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहां पे इस चैप्टर में तो शायद बायोपायरेसी आपको बताया ही गया है, ठीक है। मैंने बताया था बायोपायरेसी क्या है, ठीक। और उसके बाद में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे,
इसको डाउन सिंड्रोम के बारे में मैं बताऊंगा, असंग जनन इसका भी सॉल्यूशन दूंगा। तो ज्यादातर मैं सॉल्यूशन दूंगा, बाकी के सॉल्यूशन मैं आगे आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे बायोलॉजी में जो 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। अभी मैं बताऊंगा, देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद लिखिए। ये हमारे चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, मतलब प्रभाविता और अप्रभाविता में आपको अंतर लिखना है। एमआरएनए तथा टीआरएनए में अंतर बताइए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, इसमें आपको अंतर बताना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 से, वंशागति का आणविक आधार। जीव की उत्पत्ति के संबंध में क्वेसरवेट्स के योगदान को स्पष्ट कीजिए। मतलब हमारे हम जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, जैव विकास चैप्टर का ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी क्या है, मैंने बताया था बिना किसी राष्ट्र या वहां के निवासियों के अनुमोदन के ही जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है, ये तो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। घड़ियाल परियोजना क्या है, ये भी हमारे लास्ट चैप्टर में है। तो ये आपके 2-2 नंबर वाले भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। अब 3 नंबर वाले में मैं कुछ सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के पेपर आपका 70 नंबर का होता है, 36 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 36 नंबर। इसीलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए का असंग जनन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, क्या है? उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। असंग जनन क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। असंग जनन मैंने हेडिंग डाला है एपोमिक्सिस। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। वैसे बेसिकली अगर नॉर्मली हम देखें तो बिना कोई भी नया पौधा अगर जन्म लेता है तो उसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं और इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण भी हो जाता है। इसी क्रिया को असंग जनन कहते हैं। मतलब आप लोग अगर इसका डेफिनेशन याद करना चाहें तो बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन बोलते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। तो वैसे बेसिकली अगर हम लोग देखें, नॉर्मली देखते हैं जब, तो पौधे जो है उनमें अगर एक पौधे से नया पौधा उत्पन्न होता है तो उनमें युग्मक संलयन होना जरूरी है और अर्धसूत्री विभाजन भी होना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता फिर भी नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं भैया, तो इसी को असंग जनन बोलेंगे, ठीक है। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये भी क्वेश्चन आता है, असंग जनन क्या है, इसकी खोज किसने की, तो आप लिख दीजिए इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले कायिक जनन आपने देखा होगा। इसमें मतलब क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता। किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है उसी से एक नया पौधा जन्म लेता है। जैसे आप गन्ना देखेंगे, गन्ने में बीज नहीं होता है कि बीज को बो दिया जाए गन्ना हो गया भैया, ऐसा नहीं होता है। गन्ने में क्या होता है, उसी की टहनी को बुआई कर देते हैं और बन जाता है, उसी से छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है और नए गन्ने का निर्माण हो जाता है। ऐसे आलू देख लो, आलू को भी उसमें बीज नहीं बोया जाता, उसमें भी आलू को ही बो दिया जाता है, उसमें छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं और वहां पे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये कायिक जनन होगा। अनिषेक बीजता भी है इसी में। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण भी होता है, ठीक है। ये सब असंग जनन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर वाला। इसके बाद में देखिए खा वाला क्वेश्चन है, शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए, 3 नंबर। सरोगेट मां पर टिप्पणी कीजिए, जनन स्वास्थ्य चैप्टर का क्वेश्चन है, 3 नंबर, ठीक है। और घा है डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के और टोटल आपको 12 नंबर मिलेंगे। इसको मैं बता देता हूं, डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउन सिंड्रोम जो है एक आनुवंशिक बीमारी है। देखो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। मतलब डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा। ये होता क्या है, यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र, वो 46 पाए जाते हैं, 46। लेकिन जब गुणसूत्रों में अनियमितता आ जाएगी, उसमें
अधिकता आ जाएगी तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है रेयर केस में कि गुणसूत्र जो हमारे अंदर 46 होने चाहिए वो 47 हो जाते हैं। ठीक है, यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो भैया 46 पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी। ठीक है, अब ये डाउन सिंड्रोम जो है ये 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाने से होता है। अब यहां पे जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होगा, इसी गुणसूत्र में 2 होने चाहिए, वहां पे 3 हो जाता है। देखो क्या लिखा है, ये अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। तो समझ में आया कि इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। तो समझ में आया डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे अंदर नॉर्मली 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, डाउन सिंड्रोम होने पर 47 गुणसूत्र हो जाता है। और जो एक गुणसूत्र बढ़ता है वो 21वें जोड़े में 3 हो जाने के कारण बढ़ता होता है। ठीक है, इसे डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं। इसके लक्षण क्या है, ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। मतलब जिसको डाउन सिंड्रोम हो गया उसकी जो बुद्धि है वो थोड़ा लो रहेगा, यानी कि आप मंद बुद्धि बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंडकोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। मतलब आखिरकार ये संख्या में एक गुणसूत्र बढ़ कैसे जाता है, तो देखो जब अंडकोशिका का निर्माण होता है स्त्रियों में तो उसी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिससे एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और उसका खामियाजा बच्चों को भोगना पड़ता है। क्योंकि भैया डाउन सिंड्रोम होने पर कितने बेकार लक्षण है अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए क्या होता है, 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है। मतलब मस्तिष्क जो है अविकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और विकसित नहीं होगा भैया तो दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा तो मंद बुद्धि हो जाएंगे। ठीक है, सर गोल होता है, होठ नीचे की ओर लटका रहता है भैया, होठ नीचे की ओर लटका रहेगा। माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होगा। कितनी कमियां होती हैं एक गुणसूत्र बढ़ जाने से, त्वचा खुरदुरी हो जाती है। जो स्किन केयर लोग करते हैं ताकि उनकी स्किन अच्छी रहे वो खुरदुरी होती है। आंखें तिरछी रहती हैं भैया डरावने, तथा पलकें वलित होती है और मुंह हर समय खुला रहता है। मुंह खुला रहेगा तो क्या होगा भाई, मच्छी अच्छी अंदर चली जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसके लक्षण, बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, तो एक गुणसूत्र बढ़ जाने से इतना कुछ हो जाता है। ये मंद बुद्धि होते हैं। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। सबसे बड़ी कमी यही मुझे लग रही है, क्योंकि इनके जननांग जो हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे, नॉर्मली रहेंगे, लेकिन जो पुरुष है वो नपुंसक रहेंगे। नपुंसक रहेंगे भैया तो बच्चे पैदा होंगे नहीं, तो भी प्रॉब्लम है। यही कारण है कि इस आनुवंशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं। मंगोलिक बेवकूफी का मतलब भैया बेवकूफ रहेंगे तो बेवकूफी हो गया। ठीक है, या मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम होता है। सिंपल सा है, 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 3-3 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा 12। अब फिर से 5वां क्वेश्चन जो है ये भी 4 क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर का, यहां पे भी 12 नंबर मिलेंगे। देखो, समारंभन कोडान एवं समापन कोडान से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर। ये हमारे वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का है। ओपैरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी कीजिए। ओपैरिन जी की परिकल्पना क्या है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, तो हम इसको बताएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है जैव विकास चैप्टर का। देखो ओपैरिन की परिकल्पना, उन्होंने कहा यदि पृथ्वी पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री ए.आई. ओपैरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत किया। मतलब जो ए.आई. ओपैरिन है, इन्होंने इस परिकल्पना को भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की। और ये कहां छपी, ओपैरिन की यह परिकल्पना 1936 में उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। द ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, ऐसी ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक हैल्डन ने जो 1961 में भारतीय नागरिक बन गए थे सन 1929 में प्रस्तुत की। मतलब ऐसी ही एक परिकल्पना जो अंग्रेज वैज्ञानिक हैल्डन है, इन्होंने सन 1929 में प्रस्तुत की। ये जो है 1961 में भारतीय नागरिक बन गए थे। ठीक है, इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर इस पर जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में 8 चरणों में बांट सकते हैं। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर इस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पूरे प्रोसेस को हम 8 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण, ऐसे चरण हेडिंग डाल के आप लिख दीजिएगा। पहला चरण परमाणु प्रावस्था,
पहले परमाणु थे। दूसरा चरण अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति, मतलब परमाणु पहले थे, दूसरे चरण में अणु और सरल अकार्बनिक यौगिक उत्पन्न हुए। तीसरा चरण कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति एवं उद्विकास हुआ। चौथे चरण में कोलाइड्स, क्वेसरबेट्स, वैयक्तिकता तथा रासायनिक स्वाधीनता उत्पन्न हुई। ठीक है। पांचवें चरण में देखिए स्वाप उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, वायरसों तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। छठे चरण में प्रारंभिक पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। ठीक है। सातवें चरण में स्वापोषण की उत्पत्ति हुई और फाइनली आठवें चरण में सुकेंद्रकीय कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उत्पत्ति होगी। तो ऐसे आपको चरण वाइज इसको लिख देना है। ठीक है। ये ओपैरिन जी की परिकल्पना है, इसको ध्यान देना होगा। आगे देखिए इसी में उत्परिवर्तन पर टिप्पणी कीजिए। ये भी जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घ है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, टोटल 12 नंबर यहां पे भी, तो 12-12 24 नंबर के लघुत्तरीय हो चुके हैं। फिर से 6 नंबर क्वेश्चन जो होगा ये भी लघुत्तरीय होगा 3-3 नंबर का। यहां पे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, 12 नंबर इसके लिए भी। देखो बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए, नहीं पता है। खा देखिए एंजाइम चिकित्सा क्या है, ये जीन चिकित्सा से कैसे भिन्न है। गा है अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। घा है रेड डाटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक के बारे में तो मैंने आपको बताया, ये रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसमें संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको एक सीरीज में रखा गया है, एक बुक में रखा गया है, ताकि कभी भी इनका अध्ययन करके हम ये जान सके कि कौन कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जहां की जैव विविधता संकट में है। ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इन क्वेश्चंस को। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। आपने देखा कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 12 36 नंबर के आते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न टोटल 15 नंबर के आएंगे। देखो इसमें ऑप्शंस रहेंगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है दूसरा करो 7 नंबर। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करो 5 नंबर का। देखिए पुष्पी जो पौधे होते हैं इसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, लघु बीजाणु जनन को आपको विस्तार से बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं पता तो अथवा लगा है। पर परागण में होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। दोनों एक ही चैप्टर से हैं, फर्स्ट चैप्टर से। मतलब चाहे आप पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कर दें, चाहे पर परागण में होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कर दें। जो पर परागण होता है, ठीक है, स्वपरागण पर परागण आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन में, तो इसके बारे में आपको बता देना है। पता है तो एक ही करना है जो आपको अच्छा लगे। 8वां देखिए, ये क्वेश्चन हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का दोनों क्वेश्चन है। देखो एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं, एस्केरियासिस क्या है, इसके बचाव, उपचार और नियंत्रण का उल्लेख करो 5 नंबर। नहीं पता है तो अथवा लगा भैया। मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए 5 नंबर। दोनों में से जो आपको पता हो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। 9 नंबर क्वेश्चन, लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना रेखा चित्रों सहित कीजिए 5 नंबर अथवा लगा है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण लिखिए। मतलब दोनों में से जो आपको पता है आप कर सकते हैं। तो यहां पे भी किस किस चैप्टर के क्वेश्चन थे, 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा था भैया फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये 8 नंबर क्वेश्चन हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से था, 9 नंबर क्वेश्चन जैव विकास से था। बट ऐसा मत समझिए यही चैप्टर से आएंगे, हो सकता है किसी और चैप्टर से भी आ जाए, ऐसा मुमकिन है। ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर था 12th बायोलॉजी का। मैंने आपको बताया कि 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 5 नंबर के निश्चित उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, और 12 करके 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, और आपके 15 नंबर की विस्तृत उत्तरीय। टोटल जोड़िए 12 36 10 46 और 4 कितना हुआ 50 55 और 15 70 नंबर का टोटल आपका ये पेपर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ही आएगा 12th बायोलॉजी का पेपर। कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी आपको प्रोवाइड कराया। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी क्लासेस लेकर आऊं आपके लिए पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए लोगों को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।